हेलो मित्रों, आप सब लोग कैसे हो। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारी आपके लिए पहले से आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके रखनी है। तो यूपी टेट, जो आपका यूपी टेट 2023 एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी में होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है कि धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला है। क्या है? धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला है। आज आपके प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। सफलता की गारंटी के साथ ये सारी क्लासें आपको मिलेंगी। सारी क्लास लेते रहिएगा, यहाँ पर सफलता की गारंटी, आप सफल हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो आएगी, वो ये आप समझ लो कि नोटिफिकेशन हम पूरा देंगे। उसमें नोटिफिकेशन पूरा उसमें मिलेगा, यूपी टेट और का सिलेबस 2023 का, और पूरा नोटिफिकेशन हर चीज़ उसमें मिलेगी। वो आप देखना मत भूलें। वो क्लास भी आपकी कल आ जाएगी, आज या कल में वो भी आ जाएगी। तो आज की जो हमारी क्लास है, धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला है, इसे आप क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें, तभी आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। कि जैसे सीडीपी में 30 नंबर की सीडीपी होती है, तो 30 में से आपको 29 कैसे लाने, और 30 में से 30 भी आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते रहोगे। जितने हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं उनको आप अच्छे से देखते रहो, तो आपके 30 में से 30 नंबर गारंटी के साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर सफलता की गारंटी के साथ क्लास कराई जाती है। और ये हमारा चैनल रहा है देव एग्जाम स्टडीज चैनल। इसे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। इस तरीके का लोगो बना हुआ DAV देव, इसे आप सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्या है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ? ए है क्रोध और भय, बी है स्नेह तथा प्रेम, और सी है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यही संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। संवेग, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी लोग, मुझे पता है सभी लोग शिक्षक बनने वाले हो, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। जैसे संवेग दे दिया जाता, बच्चे नहीं समझ पाते हैं संवेग क्या होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझें, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होती है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है? संवेग। को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो पहली अवस्था वो हमारी कौन सी होती है? ए है कल्पनाशीलता, बी है समन्वय, सी है अनुकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा अनुकरण। कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है, जैसे एक छोटा सा बच्चा समझ लो, क्योंकि वो नकल करके, अनुकरण करके, जैसे मम्मी पापा ने बोला वही उसने अनुकरण कर लिया, वही बच्चा भी बोलता है, वही बालक भी बोलता है, 3 साल का, 2.5 साल का। तो जो पहली अवस्था जो होती है कौशल सीखने की, जो सीखता है बच्चा, तो वो पहली अवस्था कौन सी होती है? वो होती है अनुकरण की अवस्था। ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका हो गया। ना तो समन्वय हो सकता है, ना तो कल्पनाशीलता हो सकता है, ना इनमें से कोई तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक है ही सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? बताएं। फर्स्ट है थॉर्नडाइक ने, बी है स्पीयरमैन ने, सी है गिलफोर्ड ने, और डी है विनेस साइमन ने।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आप बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? विनय साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विनय साइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि और डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है वो कौन सी है बताएं। तो ध्यान देंगे, मॉन्टेसरी विधि ये भी होती है शैशवावस्था की, खेल विधि ये भी होती है और सी किंडरगार्टन विधि ये भी होती है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में क्या होता है? ध्यान दें, क्वेश्चन 5 है, बाल विकास में क्या है? ए है प्रक्रिया पर बल है, बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास में, डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा, है ना? बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा बाल विकास में। तो बाल विकास में तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी होता है। प्रक्रिया पर भी बल देना है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देना होता है और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। किसमें? बाल विकास में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से हैं? ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी है मानसिक योग्यता, सी है थकान और डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ है, क्योंकि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं? क्योंकि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है ना? ये तीनों होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात तथा अर्जित और डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जन्मजात तथा अर्जित, जन्मजात तथा अर्जित, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ए है सकारात्मकता या सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है शून्य और डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान दें, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है और ये भी होता है, शून्य भी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीनों जब सही है तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ए है मनोविश्लेषणवाद, बी है व्यवहारवाद, सी है संबंधवाद और डी है गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्दृष्टि पता होना चाहिए सभी को। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अंतर्दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
बताएं फटाफट इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने ही अंतर्दृष्टि को सीखने की व्याख्या की थी। किन्होंने की थी? गेस्टाल्टवादियों ने। किसकी? अंतर्दृष्टि की व्याख्या करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ए है विलियम जेम्स, बी है स्किनर, सी है एवेंगहॉस और डी है वार्टलेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका कौन सा? एवेंगहॉस। इन्होंने ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था सीखने की सामग्री के रूप में। किन्होंने किया था? एवेंगहॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम दिए किसने दिए? ए है पावलोव ने, बी है स्किनर ने, सी है थॉर्नडाइक ने और डी है कोहलर ने। तो सीखने के नियम किसने दिए? यह क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए कि सीखने के नियम किसने दिए। तो सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है क्या है सीखना? ए है व्यवहार में परिवर्तन, बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, डी है उपरोक्त सभी। सीखना क्या होता है वो आप बताएं। क्योंकि जो सीखना होता है व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है और डी है इसका। तो जब तीनों हो गए हैं ए बी सी तो डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या कहते हैं? ए है तत्परता, बी है अभिवृद्धि, सी है गतिशीलता और डी है अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या कहते हैं? हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि विकास क्या चीज होती है और वृद्धि क्या चीज होती है ना। ये चीज आपको पता होने की जरूरत है क्योंकि वृद्धि और विकास पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। किसमें? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है। किसने दिया है? ए है जॉन डीवी द्वारा, बी है गिलफोर्ड द्वारा, सी है क्रूज द्वारा और डी है रॉस द्वारा। किन्होंने दिया था? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा रॉस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? किसके आधार पर बताया गया? बाल मनोविज्ञान के आधार पर। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन कैसा है? सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम कौन सा कथन है तो जानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बताएंगे। जैसे ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो बी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि बच्चा, कुछ बच्चे नहीं हो सकते ना, तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं ना, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं। लेकिन ये है करेक्ट आंसर है डी। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कैसा होता है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो कौन है? ए है अच्छा शिक्षक, वी है बालक, सी है शिक्षण प्रक्रिया, डी है विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो कौन है? देखो, ना तो शिक्षक अच्छा शिक्षक होता है, नहीं होता है। शिक्षण प्रक्रिया हो सकता है, नहीं होता है। यहाँ पर केंद्र बिंदु की बात की गई, ना तो शिक्षण प्रक्रिया हो सकती है, ना ही अच्छा शिक्षक हो सकता है, और ना ही विद्यालय हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सभी को पता हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कौन सा? बालक। बालक बाल मनोविज्ञान का क्या है? ये केंद्र बिंदु है, ना तो शिक्षक हो सकता है, क्योंकि बालक ही क्या होता है? सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अच्छा स्मृति, अच्छी स्मृति या अच्छा स्मृति नहीं कह सकते, अच्छी स्मृति बोल सकते हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं कौन सी हैं? ए है शीघ्र पुनः स्मरण, बी है शीघ्र पहचान, सी है अच्छी धारणा, डी है ये सभी। तो अच्छी स्मृति कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। शीघ्र पुनः स्मरण अच्छी स्मृति है। शीघ्र पहचान, किसी चीज को आप पहचान लेते हो ना, तो वो भी क्या है? अच्छी स्मृति है। अच्छी धारणा, ये क्या? वो भी एक अच्छी स्मृति है। तो ये सभी हो गए हैं, तो इसलिए सभी के लिए मुझे सभी वाला आंसर लगाना होगा। ये जब तीनों करेक्ट हो गए हैं तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो क्या है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, ए है कौशल अर्जन, बी है ज्ञानार्जन, सी है व्यवहार में परिमार्जन, डी है वैयक्तिक समायोजन। तो कौन सा होगा बताएं? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, किससे आप सबसे जल्दी सीख सकते हैं वो बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ है, ज़्यादातर ही बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है कि समास का अर्थ है, ए है संक्षेप, बी है विच्छेद, सी है विस्तार, डी है नवीन। तो समास का अर्थ है वो क्या है? समास का अर्थ क्या है? ये है आपका करेक्ट आंसर संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताएं। ए है 14 सितंबर, मतलब 14 सितंबर को, वी है 5 सितंबर को, सी है 2 अक्टूबर को, और डी है 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं फटाफट। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका कौन सा है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को
नहीं सब्सक्राइब किया, ये हमारा देव एग्जाम स्टडीज है और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। बहुत मेहनत बनती है इन चीज़ों में, ध्यान देंगे, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही करवाई जाती है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी और हमेशा आती रही है। तो ये आप समझ लो, ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी सबसे अच्छी करवाई जा रही है, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कौन क्वेश्चन ध्यान देंगे। वो मैं नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी ना, उसमें ये चीज़ें हम बताएंगे आपको कि कौन प्रश्न आपको आ रहा है और आपको वो कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसीलिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपके करवाए जा रहे हैं और वो भी आपको क्राइटेरिया बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है? ए है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। वी है व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। सी है संगीत कला में निपुण बनाना। और डी है रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, वो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है रसानुभूति। तो इसका करेक्ट आंसर है रसानुभूति, आनंद अनुभूति कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है वो बताएं। जो कौशल आपके हैं उनमें से जो नहीं आता है यहाँ पर पूछा गया है, और नहीं वाले के लिए आप नहीं को सर्कल में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं को आप अक्सर भूल जाते हो और हाँ वाले पे आपने देखा भाषाई कौशल पूछा गया, चलो बोलना लगा दीजिएगा, है ना। तो ये देखना होगा कौन कौन से हैं और कौन कौन सा नहीं है। तो नहीं के लिए मुझे नहीं वाला लगाना होगा, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा वही आपको बताना होगा। ए है सुनना, बी है बोलना, सी है हंसना और डी है लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? बोलना, सुनना, लिखना, लेकिन हंसना नहीं आता है। तो यही इसका क्या हुआ करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। बताएं निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो विशेषण का प्रयोग कौन सा हुआ है बताएं। ए है राम जाता है, क्या इसमें विशेषण है? देखें क्या इसमें विशेषण है? राम जाता है, इसमें तो मुझे कहीं भी नहीं लग रहा। सीता फल खाती है, क्या इसमें लग रहा है आपको सीता फल खा रही है? इसमें है कहीं विशेषण? नहीं है। मेरी गाय काली है, डी में कहीं है जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है, इसमें कहीं लग रहा है? इसमें भी नहीं लग रहा है ना। तो इस ध्यान देंगे विशेषण क्या है, ध्यान दें। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मेरी गाय कैसी है? काली है। काली है यही तो विशेषण है, काली है, नीली है, पीली है, ये क्या होते हैं? यही तो विशेषण होते हैं। तो ना तो सीताफल खाती है ना तो ये हो सकता है। राम जाता नहीं है, मेरी गाय कैसी है? वो काली है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, यही इसका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किस रस को रसराज कहा जाता है? देखो ध्यान में कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। क्या रसराज? रसराज किसे कहा जाता है? ए है श्रृंगार रस, बी है वीर रस, सी है हास्य रस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं फटाफट कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो, रसराज किसे कहा जाता है बताएं।
तो रसराज किसे कहा जाता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। 25 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की श्रृंखला थी 25 क्वेश्चन, तो आज ये लास्ट है। ए है आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है रीतकाल, डी है भारतेंदुकाल। तो भारतेंदुकाल, तो इस बताएं घनानंद किस युग के कवि। ये आपका क्वेश्चन साहित्य से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो इसका आंसर आप बताएं फटाफट। सभी को पता होगा, मुझे पता है, सभी लोग भावी शिक्षक हैं, बनने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं। बताएं आप कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा रीतकाल। घनानंद किस युग के कवि माने जाते हैं, रीतकाल के। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। देव एग्जाम स्टडीज हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और ये क्लास आपको कैसी लगी तो अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट लिखकर मेरे लिए करिएगा और बताएं आपको नेक्स्ट क्लास और ऐसी चाहिए, है ना। थैंक यू, वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।